हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक दिख ही रहा होगा, ये सीधा सीधा एग्ज़ाम पेपर का प्रैक्टिस है। स्टैंडर्ड 10 के सोशल साइंस सब्जेक्ट का ये सेट 1 है। इसके बाद भी मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, इसके बाद भी लगातार और भी बहुत सारे सेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेट से। इस सेट में मैंने आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस लिए हैं। जितना भी क्वेश्चंस इसमें स्टडी किया जाएगा वो सब आपके एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही है। सो स्टूडेंट्स, टेक इट सीरियसली एंड हैव अ लुक। और वैसे बच्चे भी जो अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जस्ट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जितना भी सेट दे रहा हूँ उसको सीरियसली देख लीजिए, सुन लीजिए, आपके लिए बेटर होगा और मैं गारंटी दे सकता हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, वो कैसे सिटीज़ और टाउन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से चलाया गया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें से कोई भी पॉइंट्स को याद कर लीजिए। याद रखिए, मैंने मार्किंग स्कीम में बताया था कि अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 40 वर्ड्स लिखने होंगे, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 80 वर्ड्स लिखने होंगे। याद रखिए, 2 घंटे का पेपर है, क्वेश्चंस कम है मगर लिखना ज़्यादा है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप लोग पॉइंट वाइज लिखिए। बिल्कुल, एग्जामिनर साहब आपको मार्क्स देंगे ही देंगे, पॉइंट वाइज लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मोमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। मिडिल क्लास ग्रुप जब पार्टिसिपेशन करने के लिए आया, तब जाकर कहीं ये जो मोमेंट था वो एक मास रूप लिया, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास का जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा है। लोअर क्लास के ग्रुप थोड़े से एजुकेशन के मामले में अभी भी पीछे हैं ड्यू टू दिस पॉवर्टी एंड वेरियस डिफरेंट रीज़न। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो एजुकेशन के माध्यम से खुद को इतना डेवलप कर लिए हैं कि वही सच्चे मायने में देश की पूरा का पूरा इकोनॉमी जो आर्थिक है, डेवलपमेंट है, ये सभी चीज़ों का भार मिडिल क्लास के कंधों पर ही है। So, the movement started with the middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Many teachers resigned. Lawyers gave up their legal practices, and the council elections were boycotted in many provinces except Madras. तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 1 नंबर में कि काउंसिल इलेक्शन को बहुत जगह बॉयकॉट किया गया था, लेकिन एक जगह बॉयकॉट नहीं किया गया था, वो था मद्रास में। नेक्स्ट है, फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिक्वर शॉप्स वेर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स वेर बर्नड इन बॉनफायर्स। मतलब बहुत बड़े मात्रा में फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया जा रहा था। ये एक तरह का आक्रोश था जो भारत के देशवासी ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में शो कर रहे थे। आई होप ये क्वेश्चन और ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज़ टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई टूरिज्म को ट्रेड के रूप में कैसे देख सकते हैं। टूरिज्म तो घुमाने का काम है, लेकिन याद रखना होगा कि टूरिज्म एक सर्विस इंडस्ट्री है। तो इसके पॉइंट्स में लिखा जाएगा क्या कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। जाहिर सी बात है, कोई भी टूरिस्ट जो दूसरे देश से आएंगे वो हमारे देश में आने के बाद सबसे पहले उनको हमारे देश में खर्च करने के लिए हमारे देश के करेंसी की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले वो करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, और जितने मात्रा में करेंसी को एक्सचेंज करेंगे उतना ही मात्रा में हमारे देश के गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है, मेनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। और जो भी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जाहिर सी बात है उनका बेनिफिट तो होना ही होना है, चाहे वो होटल हो, होटल में काम करने वाले लोग हों, या फिर साइट सीइंग के लिए जो गाड़ी ले जाते हैं, जगह घुमाते हैं, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं, इन सब का कुछ ना कुछ तो कमाई होगा। टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं टूरिस्ट लोग ज़्यादातर आकर देखते हैं और उस चीज़ को ज़रूर उसको देखकर आकर्षित होते हैं और उसको खरीदते ज़रूर हैं। इससे उनकी भी कमाई हो जाती है। एंड टूरिस्ट विजिट इन इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। ये कुछ टूरिज्म है, टूरिज्म का वैरायटी है जिसके लिए विदेश से लोग इंडिया में आते हैं।
आई होप ये आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। तो ये वन पार्टी और टू पार्टी सिस्टम क्या है? वन पार्टी सिस्टम में बेसिकली कंट्रीज where only one party is allowed to control and run the government is called one party system। जैसे चाइना हो गया, only communist party is allowed to rule। टू पार्टी सिस्टम क्या है? the countries where two main parties contest elections are called two party system। इसमें एग्जाम्पल में आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पार्टी रूलिंग होता है तो दूसरा अपोजिशन में जाता है। अगर वो सही ढंग से काम किया तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से रूलिंग में ही रहेगा, अदरवाइज ऑपोजिशन में चला जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है? तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही ये काम है, करेंसी नोट को इशू करना। द RBI सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। ये जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वो जो भी लोन देते हैं, उन सब का सुपरविज़न रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। द RBI मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। बैंक में जितने भी कैश बैलेंस होते हैं उन सब का मॉनिटर RBI ही करता है। एंड द RBI सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू द स्मॉल कल्टिवेटर्स। तो ये RBI इंश्योर करता है कि बैंक सिर्फ अपने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कि बल्कि साथ ही साथ जो स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको डेवलपमेंट देने के लिए लोन्स भी बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी एक तरीके का हेल्प ही है जो RBI करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट? तो कंजप्शन ऑफ स्टील, जाहिर सी बात है आज की डेट में ऐसा कोई काम नहीं है, आपको अगर घर भी बनाना है तो बिना लोहे का आप काम नहीं कर सकते हो, बिना स्टील का इस्तेमाल किए आप काम नहीं कर सकते हो। तो ये कंजप्शन ऑफ स्टील को हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स का मतलब एक चिन्ह के रूप में कैसे देख सकते हैं? तो इसके आंसर में क्या लिखा गया है? द स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। It is required for export and it provide machineries for ensuring country's growth। याद रखिए ये जो स्टील है वही अल्टीमेटली अगर फैक्ट्री लगाना है तो भी स्टील का या लोहे के रूप में मशीन चाहिए, वहाँ भी स्टील की ज़रूरत है। बाइक है तो लोहे की ज़रूरत है, स्टील की ज़रूरत है। साइकिल भी है, इवन एक चाबी भी बनाओ तो वो लोहे का ही होता है। तो इवन हमारे रसोई घर में भी लोहे का इस्तेमाल होता है, घर बनाते वो छड़ का लोहे के छड़ का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ लोहे का इस्तेमाल नहीं है। तो लोहे का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, या तो इमारत बना रहे हैं, या तो बिल्डिंग बना रहे हैं, या तो ऑफिस बना रहे हैं, या स्कूल बना रहे हैं, या फिर सेंटर बना रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ जो भी निर्माण कर रहे हैं, हर जगह आपका लोहे का कंजप्शन हो रहा है। तो जितना ज़्यादा कंजप्शन, दैट मीन्स आप उसका यूटिलाइजेशन किसी न किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली डिफाइन कर रहा है कि जब आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो डेवलपमेंट का ही काम होगा। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट? ये क्वेश्चन मैंने, ये टॉपिक मैंने मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का जो 3rd चैप्टर है उसमें मैंने क्लियर कर दिया है। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके स्टैंडर्ड 10 का, इसमें मनी एंड क्रेडिट चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसके आंसर में क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है कि भाई गांव देहात के लोग जो रूरल हाउस होल्ड है, ये किस तरीके से इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इनफॉर्मल क्रेडिट के चक्कर में पड़ने का पीछे ये जो 4 पॉइंट्स है, बहुत ही स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज़। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हम कितना भी बोल लें, लेकिन सुदूर ग्राम है जो बिल्कुल शहर से या मेन रोड से काफ़ी दूर है, वहाँ आज भी बैंक की कमी है। पीपल इन द रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। और दूसरा बात, बैंक जब भी आपको लोन देगा वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ही देगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग इतना झंझट के चक्कर में पड़ने से अच्छा है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठा लेते हैं। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ कोलैटरल इज़ द मेजर रीज़न विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग
बैंक लोन्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कोलैटरल बहुत के पास नहीं है। कोलैटरल मतलब अर्थात गिरवी रखने के लिए जो संपत्ति हम बैंक को शो करते हैं जिसके बदले में हमें लोन मिलता है, उसका बहुत ज़्यादा मतलब कमी है, जिसके चलते लोन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है कि रूरल पीपल गेट इजी लोन फ्रॉम द रिचर हाउस होल्ड थ्रू इनफॉर्मल वेज। ये तो वही हो गया, जो लोग सूद पर पैसा देते हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं, बस आपको जब चाहिए तुरंत मिल जाएगा, भले ही इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में भुगतान करना पड़े। इवन उसके चंगुल में फंस के बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ का परवाह कम करते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है। इसके चलते लोग इनफॉर्मल सेक्टर को लोन लेने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प द बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली जब बैंक की कमी हो रही है, सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक के एस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो गवर्नमेंट आज की डेट में क्या किया है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को प्रोमोट करना स्टार्ट किया है। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स मतलब स्वयं सेवी संस्था। इसमें क्या होता है, कुछ लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी आपस में कुछ पैसे जमा करती है मंथली, जिससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जमा करने के चलते एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है और फिर यही अमाउंट वो अपने कमेटी के मेंबर्स को ही एज ए लोन के रूप में देती है, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। इससे चलते क्या होता है, उस बंदे का काम हो जाता है और कमेटी का काम भी आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उससे उस कमेटी का कुछ कमाई भी होता है जो इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा अमाउंट आता है। और इस तरीके से गवर्नमेंट भी वैसे कमेटी को प्रोमोट करती है और कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करके। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं जो रूरल एरिया में लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसके बारे में देखेंगे कि पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। SHG आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स विच कैन बी यूज्ड एज अ मॉनिटरी हेल्प। इसका इस्तेमाल कोई भी बुरे वक्त में या इमरजेंसी के समय में आप कर सकते हो। ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और लोगों का काम हो जाता है। जैसे कोई छोटा बिजनेसमैन है, पूजा का समय है, उसको पूजा के समय में थोड़ा अमाउंट मिलता है तो अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो अगर वो किसी SHG से जुड़ा है तो उसको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है और उसको चुकाने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस तरीके से उस बंदे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। Members can take small loans without collateral to meet their needs, and due to timely repayment, banks also lend loans to the SHGs। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले इसी चीज़ को क्लियर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way and participated in non-cooperation movement differently. Justify the statement। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ट्राइबल लोग थे, गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, उनका मकसद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेसिकली ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट ही नहीं करना है ताकि वो कॉपरेशन के अभाव में साल भर के अंदर अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले जाए। मगर यहाँ पर जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल ग्रुप के कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने गांधी जी के इस मैसेज को बेसिकली इस स्वराज के आइडिया को दूसरे रूप में लिया और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दूसरे रूप से इसका संचालन किया, इसको कंटिन्यू किया। ये कैसे, हम लोग को उसी के बारे में पॉइंट्स लिखना है कि स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश का गुडेम हिल्स है, वहाँ पर स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उन जगह पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जितने भी मेंबर्स थे, उसके ऊपर गुरिल्ला वॉर स्टार्ट हो गया। दे वेर अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज़, ये कॉलोनियल पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। देयर लाइवलीहुड वॉज अफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड। उनका ब्रिटिश के ऊपर अटैक करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उनकी जो जीविका थी, उनका जो लाइवलीहुड था, वो उनसे छीन गया था। बेसिकली ट्राइबल पीपल क्या होते हैं, आदिवासी लोग, ये घने जंगलों में रहते हैं, इन्हें डेवलपमेंट से उतना कोई मतलब नहीं होता। इनके जीवन का जो साधन होता है, जीवन का जो
जो सर्कल होता है वो जंगलों पे ही डिपेंडेंट होता है, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। और इनके जंगल आपस में आसपास के एरिया में जो ग्रेजिंग करने जाते हैं, चरने जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ट्राइबल पीपल को जंगलों से हटा दिया। क्यों? उनकी नज़र थी जंगलों के जो कीमती फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, जैसे टीक हो गया, शाल हो गया, जो लकड़ी के लिए लकड़ी काटना है तो वहाँ पर ट्राइबल लोग लकड़ी काटने नहीं देंगे तो उनको भगा दिया। इवन ये लोग रबर प्लांटेशन, चाहे टी प्लांटेशन, चाहे कॉफ़ी प्लांटेशन करना हो, उस एरिया पे अगर कोई ट्राइबल पीपल बसे हुए हैं तो बेसिकली वो लोग घने जंगलों में होते थे और वो एरिया इनके प्लांटेशन क्रॉप के एरिया के लिए बेटर सूटेबल होता था। तो ब्रिटिशर्स उन लोगों को भगाना शुरू किए। तो अल्टीमेटली यही रीज़न था कि ट्राइबल पीपल ब्रिटिश के अगेंस्ट में आ गए। तो जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया तो इस ट्राइबल ग्रुप को लगा कि भाई स्वदेश या स्वराज वाला भावना आ गया है, हम लोग का देश है, यहाँ से इनको भगाओ। और इन लोगों ने रिबेल करना स्टार्ट किया। और इसके सबसे बड़े जीते जागते एक महानुभाव हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। उनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। He was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. He wanted liberation by the use of force and the rebel. इन्होंने रिबेल के थ्रू the rebels attacked police stations and carried out guerrilla warfare for the achieving स्वराज। तो ये रीज़न था कि महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया उसका भाव ट्राइबल ग्रुप के लोगों ने दूसरे रूप से लिया। ये उसके बारे में ये आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री में? तो इसका आंसर में है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। भाई पॉलिटिकल पार्टीज ही सरकार को फॉर्म करती है, बनाती है और चलाती भी है। Parties play a decisive role in making policies for the country. Parties पॉलिसी बनाकर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है देश को चलाने में। They recruit the leaders and train them. Parties that lose in the election forms the opposition. जाहिर सी बात है, जो इलेक्शन हार जाएगा वो अपोजिशन में ही बैठेगा। अपोजिशन का भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है। अपोजिशन का सबसे बड़ा काम है कि जो पार्टी रूलिंग में है उसके खामियों को बताना, उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस को बताना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। और उस जो रूलिंग पार्टी की जो डिसीजंस है वो और बेटर कैसे हो सकते हैं, ये अपोजिशन में बैठे पार्टी के लोगों का बहुत बड़ा काम है। उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पार्टी शेप द पब्लिक ओपिनियन। जाहिर सी बात है, पार्टीज होगा तभी पब्लिक ओपिनियन तैयार होगा, क्रिएट होगा। एंड पार्टीज प्रोवाइड द कॉमन मैन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। ये पार्टी ही होती है जो कॉमन लोगों को गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में पूरी जानकारी देती है, गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जानकारी देती है, ताकि कॉमन मैन गवर्नमेंट के स्कीम्स का पूरा लाभ ले सके। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कह रहा है डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सपोर्ट द स्टेटमेंट। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये डेमोक्रेसी की एबिलिटी है जो अपने लिए सपोर्ट को जनरेट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र है। सिर्फ प्रजातंत्र में ही वो शक्ति है जो अपने लिए लोगों के सपोर्ट का उत्पत्ति या जनरेट कर सकता है। कैसे? डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही हमें ये एंश्योरेंस देती है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के आधार पर होगा। मतलब जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानून का पालन करते हुए ही वो डिसीजन लिए गए हैं। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो चेक कर सकता है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन लिया गया है वो किस प्रकार लिया गया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट
एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ प्रजातंत्र में ही जो सरकार बनती है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होती है। अकाउंटेबल मतलब इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसकी गणना कर सकते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होती है। इनका जो भी डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी के आधार पर होता है, कोई सिंगल आदमी कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता है। एंड पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी गिव इट्स सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। ये सिर्फ डेमोक्रेसी ही हमें ये राइट देती है कि वो अपने सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब सरकार के बारे में पूरी जानकारी रखने की क्षमता या पारदर्शिता सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही दे सकती है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द पीपल्स ओन गवर्नमेंट एंड इट इज़ रन बाय द पीपल। सीधी सी बात है, प्रजातंत्र का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा लोगों के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है वैश्वीकरण, कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से सारी दुनिया को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर ला दी है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। टेक्नोलॉजी शुरू से ही अपने अंदर बहुत तेज़ी से परिवर्तन ला रहा है, खासकर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जिसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्सेस आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन। इन सब उपकरणों का इस्तेमाल करके हम लोग जानकारी को इकट्ठा भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं, ले भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। दिस हेल्प्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, और इसका संचालन हम वैसे जगह से भी कर सकते हैं जो नॉर्मल जगह से बहुत दूर है। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो ये टेक्नोलॉजी के चलते ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस आ गया है, उसका भी विकास हुआ है जिसके चलते मल्टीपर्पज़ काम होते हैं। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, जहाँ कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर किया गया हो। वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड वॉइस मेल जिसको हम लोग टॉक मेल कहते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। साथ ही साथ these has played a major role in spreading out the production of services across the countries। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हमें ये बताता है कि टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, इसी चैप्टर के क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि assess the impact of globalization on India and its people। कि ये जो ग्लोबलाइजेशन भारत में आया मतलब वैश्वीकरण का भारत में और भारत के लोगों पर क्या प्रभाव किया। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। सबसे पहला है कि ग्लोबलाइजेशन ने लोगों के सामने चॉइस दिया। पहले था कि आपके पास एक ही है, मजबूरी है आपको वही लेना है, आपके पास चॉइस बोलकर कुछ नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमें सबसे पहला चीज़ क्या दिया, वो है वैरायटी, और वो वैरायटी हर एक क्षेत्र में है। दिस हैज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल, और ये वैरायटी ने लोगों के जीने का जो स्टैंडर्ड है ना उसमें बहुत सा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया। साथ ही साथ MNCs हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स etc, क्योंकि ये सारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं और एक नॉर्मल लोकल आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, सभी लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके ग्लोबलाइजेशन को हम लोग डेवलपमेंट के और भी ऊंचे लेवल तक हम पहुंचा रहे हैं। न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, जाहिर सी बात है ये ग्लोबलाइजेशन के चलते इसका सेक्टर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नए नए अलग अलग तरीके के जॉब भी मार्केट में आने लगे हैं। लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू MNCs हैव बीन ऑल्सो बेनिफिटेड। लोकल कंपनीज हैव बीन also able to invest in newer technology and production methods. Globalization has enabled some large companies such as Tata Motor,
emphasis to emerge as a multinational companies. Companies providing services have been also benefited by the globalization, flexibility in the labor laws, expansion of unorganized sectors and stiff competition to the local producers. तो ये असर है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में और उसके लोगों पर। अगर किसी को ऐसा कोई पॉइंट हो जो नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है। बिल्कुल हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9534058943। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर किसी तरह का डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। ये बहुत ही सिंपल है, आप सबके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, मैंने फिर भी अपनी ओर से 2 पॉइंट ही लिखा है कि मास कम्युनिकेशन इज़ द मीडियम विच प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द मासेस। मास का मतलब भीड़ होता है, तो मास कम्युनिकेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट ही प्रोवाइड नहीं करता है, साथ ही साथ अवेयरनेस मतलब जागरूकता, इंफॉर्मेशन, ये सभी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स द रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स etc. Whereas पर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन पर्सन टू पर्सन। तो बस ये सिंपल सा मैंने दिया है क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहा है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। ये कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। तो कम्युनिकेशन किसी भी देश के लिए किस तरीके से उसका मतलब कम्युनिकेशन किसी भी देश के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, हमको उसके बारे में लिखना है। दिस इज़ द एज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म्स एंड द इंटरनेट। Even books, magazines and newspapers are important means of communication. Various means of communication have been connected to the world closer and it is the source of entertainment and knowledge. तो कम्युनिकेशन सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं रह गया है, कम्युनिकेशन एक सोर्स ऑफ नॉलेज बन गया है। कम्युनिकेशन पूरी दुनिया को एक जगह पर ला दिया है। लोग एक दूसरे से बिना उनके पास गए जुड़ रहे हैं और उनके साथ उनके आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, उनके फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर हो रहा है जिससे दोनों का फ़ायदा हो रहा है। कम्युनिकेशन है तो ट्रेड बढ़ रहा है, ट्रेड के वेरियस लेवल्स बढ़ रहे हैं, ट्रेड के वेरियस फॉर्म्स बढ़ रहे हैं जो इन दोनों को बेनिफिट्स दे रहा है, बेनिफिशियली साबित हो रहा है। कम्युनिकेशन में बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ स्प्रेड कर रहे हैं, इससे भी लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। और मैंने लिखा है कि ये समय टेलीविज़न, टेलीफोन, फिल्म्स और इंटरनेट का है। इन सभी चीज़ों से लोगों के अंदर अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आती है। हम लोग फिल्म देखने के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। चाहे बच्चे ये जो सोशल मीडिया की इतने सारे साइट्स हैं उनका सही इस्तेमाल करके बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते एक दूसरे वीडियो में जिसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।